हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल आकाश सर जीएस ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें 10 टॉपिक शामिल किए गए हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और आज की यह सीरीज़ यानी कि आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल जैसी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अध्ययन जो होता है अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो कवर करते हैं। पार्ट 1 होगा और इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों पार्ट कंप्लीट उत्तर प्रदेश को कवर करा देंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं प्रथम टॉपिक को, और प्रथम टॉपिक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। यह एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। तो सर सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर मैपिंग में देखा जाए तो जो अपना उत्तर प्रदेश होता है शुरुआत होती है सहारनपुर से। पहला ज़िला जो देखने को मिलता है कि उत्तरी सीमा में देखा जाए पहला ज़िला कौन सा है, सहारनपुर है। और सहारनपुर के बाद जो याद रखे जाते हैं एम से, यानी कि याद रखिएगा कि मुजफ्फरनगर, एम से क्या हो जाएगा मुजफ्फरनगर, और इसके बाद होता है मुरादाबाद। और मुरादाबाद के मध्य में लगा हुआ है बिजनौर। मुरादाबाद के मध्य में क्या लगा हुआ है, बिजनौर लगा हुआ है। और इसके बाद अगला ज़िला आता है रामपुर। अगला ज़िला कौन सा आता है, रामपुर आता है। और रामपुर के बाद बीपीएल से ट्रैक याद रखिएगा बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। जबकि इसके बाद बहराइच, यानी कि बी और बी से याद रखिएगा बहराइच, बलरामपुर, इसके मध्य में लगा हुआ है श्रावस्ती। इसके बाद आता है सिद्धार्थनगर और अगला ज़िला है महाराजगंज। अब यहाँ से परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं कि एक जो ज़िला है सहारनपुर, इसके बारे में पहली बात तो यह याद रखिएगा कि यह उत्तर प्रदेश का उत्तरी ज़िला है। पहला पॉइंट क्या याद रखना होता है कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी ज़िला है वह कौन सा है, सहारनपुर है। और जबकि सहारनपुर एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है, और वह 3 राज्य कौन से हैं, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। जबकि सहारनपुर से याद ये भी रखना है कि सहारनपुर से ही लगा है हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सबसे कम जो सीमा लगी हुई है वह किससे लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। अब मुख्य बात यहाँ से और क्या याद रखनी होती है, तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है कि उत्तरी सीमा पर पहला तो राज्य लगा है हिमाचल प्रदेश, और दूसरा राज्य लगा है उत्तराखंड, और तीसरा एक देश लगा है जिसको हम नेपाल के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, नेपाल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश से कि कौन सा ज़िला लगा हुआ है, सहारनपुर लगा हुआ है। जबकि उत्तराखंड से देखा जाए तो उत्तराखंड से 7 ज़िले लगे हुए हैं, यानी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब पीलीभीत से प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से लगा हुआ है, तो उस ज़िले का नाम क्या है, पीलीभीत है। जबकि इसके साथ देखा जाए कि नेपाल से लगने वाले ज़िले कितने हैं, तो 7 ज़िले नेपाल से लगते हैं, जिनमें कौन कौन से ज़िले हैं, तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। तो यह जो 7 ज़िले हैं नेपाल से लगे हुए हैं और 7 ही ज़िले उत्तराखंड से लगे हुए हैं। इसके साथ देखा जाए कि बिहार को देखा जाए तो बिहार से भी कुल 7 ज़िले लगे हुए हैं। शुरुआत होती है महाराजगंज से। कहाँ से शुरुआत होती है, महाराजगंज से। इसके बाद ट्रैक याद रखनी होती है KDBGCS। इसका मतलब क्या होता है, के से कुशीनगर हो जाता है, डी से देवरिया हो जाएगा, और बी से बलिया हो जाएगा, और जी से हो जाएगा कुशीनगर, देवरिया, बलिया, और जी से हो जाएगा गाजीपुर, और सी से चंदौली, और एस से हो जाएगा सोनभद्र। अब पेपर में प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बलिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया। जबकि उत्तरी जिला अभी बताया गया था जिसका नाम क्या है, सहारनपुर है। इसके साथ देखा जाए कि यह जो 7 ज़िले हैं यह किससे लगे हुए हैं, बिहार से लगे हुए हैं। इसके बाद जो अगला ज़िला है नेपाल, सोनभद्र है। और सोनभद्र के बारे में कुछ बातें याद रखनी होती हैं कि सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगी हुई है। पहला बिहार लगा हुआ है, बिहार के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों की सीमा जो है वह किससे लगी हुई है, सोनभद्र से लगी हुई है। जबकि सोनभद्र के बारे में और भी तथ्य याद रखने होते हैं। जैसे पेपर में पूछा जाए कि सर्वाधिक सोना कहाँ पर मिलता है, तो सोनभद्र में मिलता है। सर्वाधिक वन कहाँ पर मिलते हैं, तो सोनभद्र में मिलते हैं। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर मिलती हैं, सोनभद्र में मिलती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, यह भी सोनभद्र में मिलती है। तो ये पॉइंट इनकी सोनभद्र से याद रखिएगा, परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे हरियाणा की।
तो हरियाणा के बारे में याद रखिएगा कि हरियाणा जो है उससे उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले लगे हुए हैं। कौन से 6 ज़िले हैं? तो सहारनपुर से शुरुआत होती है, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है। तो ये जो 6 ज़िले हैं हरियाणा से लगे हुए हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, और दिल्ली से लगे हुए हैं तो गाजियाबाद लगा है, दूसरा गौतम बुद्ध नगर लगा हुआ है। और आगरा मथुरा की बात की जाए तो आगरा मथुरा जो है वह राजस्थान से लगे हैं। तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले लगे हुए हैं, आगरा और मथुरा। अब मुख्य बात आती है मध्य प्रदेश की। जब भी मध्य प्रदेश को देखा जाए तो याद ये रखना होता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगी हुई है? मध्य प्रदेश से। और ज़िलों की संख्या कुल 11 है, यह लगी हुई है। तो कौन कौन से 11 ज़िले हैं? शुरुआत होती है आगरा से। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, इसके बाद महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। इस तरह से देखा जाए कुल 11 ज़िले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। जबकि ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से मध्य प्रदेश से लगी हुई है। और इस दौरान देखा जाए अपना उत्तर प्रदेश यानी कि 8 राज्य, 1 देश और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। 8 राज्य कौन से हैं? तो फिर एक बार देखिए, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, उत्तराखंड लगा हुआ है, तीसरा बिहार लगा हुआ है, बिहार के बाद चौथा झारखंड लगा हुआ है, 5वां छत्तीसगढ़ और 6वां मध्य प्रदेश और 7वां राजस्थान और 8वां लगा हुआ है हरियाणा। तो इस तरह से 8 राज्य लगे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व नेपाल लगा हुआ है। पेपर में कहाँ से प्रश्न आते हैं? तो सहारनपुर याद रखिएगा, 3 राज्यों से जिसकी सीमा लगी है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पीलीभीत याद रखिएगा, पीलीभीत उत्तराखंड नेपाल से लगा हुआ है। जबकि महाराजगंज एक ऐसा ज़िला है जो बिहार यानी कि किससे लगा हुआ है? तो याद रखिएगा नेपाल और बिहार दोनों से लगा हुआ है। इसके बाद मैंने सोनभद्र बताया कि सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगी है। ललितपुर याद रखिएगा, ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इतने पॉइंट याद रखिएगा जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक देखेंगे और अगले टॉपिक में देखेंगे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश एक दृष्टि को, और ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश का नामकरण को याद रखिएगा। तो नामकरण में क्या पॉइंट और तथ्य याद रखने होते हैं? तो सबसे पहली बात नामकरण में याद रखनी होती है कि अपना जो उत्तर प्रदेश है इसका सबसे प्रारंभ में नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। तो याद रखिएगा सबसे पहला नाम क्या था? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, और 1937 में इसका नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत। कि उत्तर प्रदेश जो दिवस है वह मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 से। अब मुख्य बातें यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि 24 जनवरी 2018 से पहली बात तो उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत होती है, और इसी दिन प्रारंभ होती है एक परियोजना जिसको हम कहते हैं ODOP परियोजना। 24 जनवरी 2018 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से हम जैसे जानते हैं। इसके बाद देखा जाए राजधानी परिवर्तन, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी 1836 में आगरा थी, 1858 में राजधानी बनती है इलाहाबाद, और 1921 में राजधानी बनती है लखनऊ, यानी कि ये आंशिक रूप से बनी थी। पूर्णतः राजधानी 1935 में बनती है लखनऊ, यानी कि 1935 से लेकर यानी कि 2026 तक अगर राजधानी देखा जाए तो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। इसके साथ देखते हैं जनसंख्या को। तो जनसंख्या के बारे में कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए या भारत में कि सर्वप्रथम जनगणना की जो शुरुआत है वह 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में होती है, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में 10वीं जनगणना को प्रारंभ किया जाता है। इस दौरान देखा जाए अपना उत्तर प्रदेश है यह देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 16.5% कुल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो 19,98,12,341 है। जबकि विश्व में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है, इनकी चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वां स्थान रखता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा गांव है जो गाजीपुर में है, गहमर गांव, जो हम कह सकते हैं देश का सबसे जनसंख्या वाला जो गांव है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख के करीब है, याद रखिएगा। जबकि देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल इनकी ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या, तो वो प्रयागराज है, और सबसे कम जनसंख्या जो देखने को मिलती है वह महोबा में देखने को मिलती है। जबकि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जगह, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य होगा वह तो राजस्थान है, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और चौथा स्थान अपने उत्तर प्रदेश का आता है। चौथा स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और देश के कुल 7.33% अपने उत्तर प्रदेश के पास जगह है। जबकि और भी पॉइंट यहाँ से याद रखे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो
240 है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि कुछ संख्यात्मक डाटा है जो पेपर में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, 75 है, जबकि नगर निगम वाले ज़िले कितने हैं, तो 17 हैं। और ऐसे कुल कितने ज़िले हैं जिनके मुख्यालय भिन्न हैं, तो 12 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 12 ज़िले हैं। और जबकि ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक 826 हैं। तहसीलों की संख्या 351 है। ग्राम पंचायत 59073 है। और आबाद ग्राम 97,814 हैं। और कुल ग्रामों की बात की जाती है तो कुल ग्राम 106,774 उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति शासन को देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इनकी 10 बार को राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार लगा था 1968 से 1969 के मध्य, और अंतिम बार लगा है 2002 तक, 2002 में लगा था। कुल 134 बार भारत में, और पहला राज्य पंजाब था जिसमें 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके साथ देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कुल कितनी है, तो मंडल 18 हैं। मंडल 18 हैं, जिसमें सबसे बड़े मंडल हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ, और सबसे छोटे मंडल हैं मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, अलीगढ़ है। और आर्थिक संभाग कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 4 हैं। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं। और जबकि जलवायु प्रदेशों की संख्या उत्तर प्रदेश में 2 देखने को मिलती है। इसके साथ राजनीतिक डाटा को देखा जाए तो राजनीतिक डाटा में याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम थे वह कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। और सबसे कम उम्र के सीएम अखिलेश यादव। और जबकि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री को देखा जाए तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं, और द्वितीय स्थान पर आते हैं संपूर्णानंद। वर्तमान में देखे जाएं तो योगी आदित्यनाथ हैं, और 4 बार सीएम बनने वाली कौन है, तो मायावती हैं। और इसके साथ कि प्रारंभिक राज्यपाल कौन थे, तो प्रारंभिक राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जबकि वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही देखा जाए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रारंभिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आए थे वॉल्टर मॉर्गन, और वर्तमान में कौन है, अरुण भंसाली हैं। जबकि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, और वर्तमान में कौन है, सतीश महाना है। वर्तमान में कौन है, सतीश महाना है। इसके साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे 4 जनवरी 2011 को मान्यता दी गई थी। और चिन्ह क्या है, तो चिन्ह है एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष, जो 1938 में अपनाया जाता है। पशु क्या है, बारहसिंगा है। तो बारहसिंगा के बारे में याद रखिएगा कि भारत में कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और मछली क्या है, चितला मछली है। और भाषा 2 अपनाई गई हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं, जिसमें पहली भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा है उर्दू। हिंदी को 1947 में अपनाया गया था, और उर्दू भाषा को अपनाया गया था 1989 में। इसके साथ देखते हैं खेल क्या है, हॉकी। जलीय जीव देखा जाए तो जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन के बारे में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, और डॉल्फिन डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। और डॉल्फिन ईयर घोषित किया गया है 2007। जबकि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ जितने भी तथ्य टॉपिक थे इसमें देख लिए गए हैं। और जबकि इसके साथ देखा जाए कि साक्षरता की बात की जाएगी तो साक्षरता में याद रखिएगा कुल 67% इनकी साक्षरता उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77% है। और महिलाओं की साक्षरता कितनी है, तो 57% है। तो यहाँ से याद क्या रखना होता है कि उत्तर प्रदेश में कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जो ज़िला है वह कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा है। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जो ज़िला है वह है श्रावस्ती है। श्रावस्ती में वही है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जबकि याद रखिएगा कि महिला साक्षरता में प्रथम जिला कौन सा है, तो वह है कानपुर। इसके साथ देखा जाए कि इटावा उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पर आता है, जिसमें पहला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा कानपुर है, तीसरा औरैया, चौथा इटावा है। इसके साथ देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं। जबकि लिंगानुपात कुल कितना है, तो कुल लिंगानुपात 912 है, और शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। इसके बाद देखते हैं अगला तीसरा प्रमुख टॉपिक, और तीसरा प्रमुख टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि भौतिक विभाजन के बारे में कि उत्तर प्रदेश को देखा जाए कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है, पहला जो भाग होता है इसको हम भाबर तराई के नाम से जानते हैं। पहला भाग कौन सा होता है, भाबर तराई के बारे में।
तो सबसे मुख्य बात याद रखिएगा कि भाबर तराई का जो ये एरिया है ये सहारनपुर से तो प्रारंभ होता है, सहारनपुर से प्रारंभ होता है और कुशीनगर देवरिया तक देखने को मिलता है। कहाँ तक? सहारनपुर से लेकर कुशीनगर देवरिया तक देखा जाता है। ये 34 किलोमीटर पट्टी है जो सहारनपुर से अत्यधिक मात्रा में प्रारंभ होती है। जैसे ये कुशीनगर देवरिया तक जाती है तो इसके मतलब कमी आती चली जाती है। और भाबर क्षेत्र का सीधा सा तात्पर्य ये होता है, भाबर हम उसे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर मतलब जहाँ पाए जाते हों और नदियाँ जहाँ पर हो जाती हैं विलुप्त, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तराई क्षेत्र का सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसा क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र है और जहाँ पर जो नदियाँ होंगी वह यानी कि उभरती हैं, प्रकट होती हैं। और तराई क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा 3 फसलें, जिसमें पहली फसल है धान। तो धान के बारे में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 18% पर धान की खेती की जाती है। और ज़िले कौन से हैं? सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो चंदौली को कहते हैं। जबकि गन्ना के बारे में पूछा जाएगा तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र याद रखिएगा, जिला पीलीभीत याद रखिएगा। गेहूँ की बात की जाती है तो 24% जो है वह गेहूं की खेती की जाती है और सर्वाधिक मात्रा में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसके बाद देखने वाले हैं कि जो मध्य का एरिया होता है, जो मध्य का एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तो सबसे पहली बात यहाँ से गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में याद रखनी होती है कि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र का सीधा सा अर्थ यह है कि एक ऐसा क्षेत्र जो भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई वाला जो क्षेत्र होता है और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक कृषि है वो इसी क्षेत्र में होती है, एग्रीकल्चर है इसी क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहाँ पर नहरों के द्वारा वाटर यानी कि फील्ड तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ से क्या याद रखना होगा? पहली बात को कृषि सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में इसी क्षेत्र में होती है। मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। मिट्टी कौन सी मिल जाएगी? जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात यहाँ से याद रखिएगा सर्वाधिक कृषि, और दूसरी बात मिट्टी कैसी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में 2 बातें याद रखनी होती हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही कि एग्रीकल्चर के बारे में याद रखिएगा और नहरों के बारे में याद ये रखना होता है कि जो उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्राचीनतम नहर है वह है पूर्वी यमुना नहर। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है उसका नाम क्या है? शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, इसको याद रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है सर्वाधिक मात्रा में देखी जाए तो वह नलकूप के माध्यम से की जाती है। पहला माध्यम है नलकूप, दूसरा नहर, कुआं, तालाब। ये एक माध्यम होता है सिंचाई का, इसको याद रखना होता है। इसके साथ देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जब हरित क्रांति भारत में आती है तो हरित क्रांति ने यानी कि सर्वाधिक जो प्रभाव डाला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक प्रभाव कहाँ डाला था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव डाला था। इसके साथ हम बात करेंगे तीसरा प्रमुख क्षेत्र जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि बुंदेलखंड का सीधा सा अर्थ यह है एक ऐसा क्षेत्र जो जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलते हैं, जबकि कृषि एग्रीकल्चर अच्छी मात्रा में होती नहीं है। इसका कारण हम ये कह सकते हैं कि पर्वत पहाड़ वाला एरिया, पत्थर वाला एरिया, जबकि यहाँ पर चिलास नामक घास पाई जाती है, चिलास नामक घास पाई जाती है, शंखवाकार टीले होते हैं। और यहाँ पर नदी प्रमुख कौन सी है? सोन नदी है। तो बुंदेलखंड के बारे में कि ज़िले कितने हैं? 7 ज़िले आते हैं। पहला होता है जालौन, दूसरा है झांसी, तीसरा है ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट। तो इस तरह से देखा जाए कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र होता है वह 7 ज़िलों में देखा जाता है। जबकि इसी के बाद देखने वाले हैं कि देखेंगे जलवायु को। तो सबसे प्रमुख बात याद रखनी होती है जलवायु में कि कर्क रेखा जो है अपने भारत को 2 भागों में बांटती है। पहला जो भाग है इसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं और ये ऊपरी भाग होता है, उत्तरी भाग होता है, इसे हम उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो अपना जो उत्तर राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ की जो जलवायु कैसी है? उपोष्ण है। तो यहाँ से याद रखिएगा जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण होगी। जबकि वर्षा जो होगी वह है उष्णकटिबंधीय मानसून के द्वारा होगी। तो यहाँ से 2 बातें याद रखनी है, जलवायु उपोष्ण होगी और वर्षा कैसी होगी? तो उष्णकटिबंधीय मानसून के द्वारा। तो भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? केरल में। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वह कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा गोरखपुर में। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम होती है वर्षा मथुरा में। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है। और सर्वाधिक गर्म जिले कौन से हैं? तो आगरा, झांसी। इसका कारण क्या होता है? कर्क रेखा का होना, कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगी हुई है। तो इसीलिए आगरा, झांसी सर्वाधिक गर्म रहते हैं। और जबकि बांदा जिले के बारे में देखा जाए सर्वाधिक तापमान यहाँ पर देखा गया है, बांदा जिले में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है।
तो इसके साथ चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है अपना प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। पहली बात तो याद रखनी है कि इसकी शुरुआत याद रखनी है कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी भारत में कि वह 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत होती है। कब? 1 अप्रैल 1973 को। जबकि वर्तमान में देखा जाए कि इनका उद्देश्य क्या था, बाघों की गिरती संख्या को बढ़ाना था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व है। और 58वां याद रखिएगा, 58वां जो टाइगर रिजर्व है वह माधव है और जो कहाँ पर है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जबकि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में 58 में से 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा। दुधवा लखीमपुर खीरी जिले में है। इसके बाद है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व अमानगढ़ बिजनौर में है। इसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये चित्रकूट में है। जबकि इसके बाद आता है 5वां टाइगर रिजर्व सुहेलवा, जो बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती आदि में देखने को मिलता है। तो इस दौरान देखा जाए उत्तर प्रदेश में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। जबकि बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। प्रथम सम्मेलन बाघ का जो हुआ था वह 2010 में थाईलैंड में हुआ था। और टाइगर स्टेट हम किसे कहते हैं? एमपी को कहते हैं, क्योंकि एमपी एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक टाइगर देखे जाते हैं, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। क्यों? पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा उत्तराखंड है। इसके बाद बाघों की संख्या देखी जाए तो बाघों की संख्या की जो काउंटिंग है वह प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है। प्रारंभ में देखा मतलब कि 2018 के अनुसार देखा जाए तो 2967 थे, जबकि 2022 के अनुसार 3682 बाघों की संख्या हो चुकी है। इसके साथ देखा जाए कौन सी परियोजनाएं चल रही, तो NTCA चल रही है, MR स्टेपर्स चल रही है, एक्शन टाइगर्स परियोजना चल रही है। तो यहाँ से इतने पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं रामसर स्थलों को। और रामसर स्थलों के बारे में याद रखिएगा कि रामसर का तात्पर्य ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो दलदली होगा, नम वाला क्षेत्र होता है, उसे हम रामसर कहते हैं। तो सबसे पहला यह समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को यह समझौता होता है ईरान के रामसर शहर में। और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। जबकि यहाँ से याद रखिएगा कि सर्वाधिक रामसर स्थल जो देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में वह है ब्रिटेन में, दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है, तीसरा अपना भारत आता है। और भारत में देखा जाए तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 हो चुकी है, 98 हो चुकी है। और जिसमें 2 बातें याद रखनी है कि अभी नवीनतम 97वां जो रामसर स्थल बना है वह अपने उत्तर प्रदेश का ही बना है, जिसको हम पटना पश्चिम बिहार के नाम से जानते हैं, एटा में बना है। जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की कितनी हो चुकी है? 11। और 98वां रामसर स्थल बना है कच्छ गुजरात में। कहाँ पर बना है? कच्छ गुजरात में बना हुआ है। तो इसके साथ याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो रामसर स्थल किस राज्य में मिलते हैं? तमिलनाडु में, यानी कि 20 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 11 हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल जो बनाया गया था वह चिल्का झील उड़ीसा को बनाया गया था। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा रामसर स्थल है वह है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। तो इसके साथ उत्तर प्रदेश के 11 रामसर स्थल याद रखिएगा। पहले तो S5 से याद रखिएगा, S5 से याद रखना, यानी कि समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में है, समसपुर रायबरेली में है, और सांडी हरदोई में है, सरसई नावर इटावा में, सूर सरोवर आगरा में है, पटना पश्चिम बिहार है एटा में, पटना पश्चिम बिहार एटा में है, पार्वती आरगा गोंडा, ऊपरी गंगा बिजनौर में है, बखीरा संत कबीर नगर में, हैदरपुर बिजनौर में, ऊपरी घाट है बिरज घाट से नरोरा तक देखा जाता है, नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव में। इस तरह से देखा जाए कुल 11 यानी कि रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं। इसके साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश का 6वां टॉपिक, यानी कि 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए गए हैं। और इस सीरीज में 10 टॉपिक शामिल हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों को। तो जनजातियों में क्या याद रखना होता है? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियाँ जो हैं वह 11,34,273 इनकी संख्या है, जो देश के कुल 1.09% है। और राज्य के कुल कितने परसेंट है? तो 0.6% है। जबकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 75 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं, जालौन और फैजाबाद, जहां कोई जनजाति निवास नहीं करती है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति है? तो गोंड है, खरवार है और थारू है। तो सर्वाधिक मात्रा में गोंड है, खरवार, थारू है। तो इसके बाद देखने वाले हैं कि अन्य प्रमुख पॉइंट ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ वह सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ पर हैं? बागपत में। कहाँ पर हैं? बागपत में। इसके साथ देखा जाता है कि थारू जनजाति के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है
जो राजस्थान के थार प्रदेश से आई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है थारू जनजाति। दूसरी बात देखा जाए कि यह एक ऐसी जनजाति है जो हम कह सकते हैं खिचड़ी नृत्य का आयोजन करती है, खिचड़ी नृत्य। और यह जनजाति और जो खिचड़ी मेला है वह भी गोरखपुर में लगता है। तो जनजाति यह कहाँ पर बसती है? गोरखपुर है, बलरामपुर है, सोनभद्र में बसती है। और जबकि एक ऐसी जनजाति है थारू जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और वर्तमान में सरकार के द्वारा कई प्रयास ये किए गए हैं, जैसे थारू जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय बनाया गया है। थारू विकास परियोजना चलाई जा रही है, जो इसका निर्माण 2 अक्टूबर 1980 से हुआ था। इसके साथ देखा जाता है बुक्सा और माईगिर जनजाति भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और यह दोनों जनजातियां बिजनौर में निवास करती हैं, ना कहाँ निवास करती हैं, बिजनौर में निवास करती हैं। माईगिर जनजाति है, इसका प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो मछली पालन है। खरवार जनजाति को देखा जाए तो खरवार जनजाति है कर्मा नृत्य का आयोजन करती है, कर्मा नृत्य का आयोजन करती है। और यह पलामू झारखंड से उत्तर प्रदेश में बसी है आके। और यह देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी आदि जगह देखने को मिलती है खरवार जनजाति। इसके साथ प्रमुख जनजातियों को और देखा जाए, जैसे याद रखिएगा सैरिया जनजाति मिलती है ललितपुर में, चेरो चंदौली सोनभद्र में मिलती है, जबकि भोइया भुनका जनजाति मिलती है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। इसके साथ देखा जाए कि सोनभद्र में और भी जनजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे पैरिया जनजाति है, बैगा है, अगरिया है, पठारी है, चेरो। ये जनजातियां और कहाँ पर देखने को मिल जाएंगी? सोनभद्र में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा प्रमुख स्थलों में, तो पहली बात मैं बात करूँगा आगरा के बारे में।